गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र। ये 9, 10, 12, 11 BSc सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। चलो शुरू करते हैं। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या, पाचन क्या होता है? मतलब हमने जो भोजन किया उसको सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना। ठीक है, चलो हम परिभाषा देख लेते हैं। भोजन के जटिल पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तन की प्रक्रिया को पाचन कहलाते हैं। ठीक है, अब पाचन तंत्र दो प्रकार, मतलब एक ही प्रकार का, पर इसमें दो टाइप्स जोड़ेंगे। एक तो आहार नाल और पाचक सहायक ग्रंथियाँ। सहायक ग्रंथियाँ जैसे लार ग्रंथि है, यकृत है, अग्नाशय। जैसे लार ग्रंथि द्वारा अनेक प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं जो पाचन में सहायक होते हैं। यकृत द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा ये अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि अग्नाशय। ठीक है, मिक्स ग्लैंड है। तो चलिए आहार नाल देख लेते हैं। आहार नाल ये 8 से 10 मीटर लंबी होती है। इसके ये 7 पार्ट में बांटा है हमने। मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, चलो आहार नाल के बारे में देखें। आहार नाल में निम्न प्रक्रियाएं होती हैं। पहले अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और बहिक्षेपण। कहीं कहीं आप पढ़ेंगे इसमें स्वांगीकरण भी होता है। तो स्वांगीकरण पाचन से संबंधित नहीं है, स्वांगीकरण है रक्त परिवहन से संबंधित। क्यों, देख लेते हैं। जो हमने भोजन किया और जो पचा, वो पचित भोजन रक्त द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। ये होता है स्वांगीकरण। तो हम इसको पाचन में नहीं गिनते। ठीक है, आगे देखते हैं। मुख गुहा, मुख से इसमें सिर्फ होंठ शामिल है। मुख में सिर्फ होंठ शामिल है। होंठों में लेबियल ग्रंथि पाई जाती है जो तेल ग्रंथि के रूपांतरण से बनती है। ये तेल ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? CBS ग्रंथि हो जाएगी। ठीक है, होंठों में स्पर्शग्राही मीजर्स कणिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। ये मीजर्स कणिका क्या करके, ये संवेदी तंत्र का भाग है जो स्पर्श व हल्के दबाव की अनुभूति करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मुख गुहा। दांतों व जबड़ों से घिरी हुई गुहा मुख गुहा कहलाती है। मुख गुहा, इसमें 3 संरचनाएं शामिल है। कौन कौन सी? पहली तालु, जिह्वा और हो जाएगी दांत। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं। इसमें तालु देख लेते हैं। तालु मुख गुहा की ऊपरी सतह बनाता है। मुख गुहा को श्वसन मार्ग से अलग करता है। तालु का आगे वाला भाग तो कठोर व पीछे वाला भाग कोमल रहता है। आप मतलब अनुभूति कर सकते हैं कि तालु का जो आगे वाला भाग है वो तो कठोर है और पीछे वाला कोमल है। तो जो कठोर है उसका कारण क्या है? क्योंकि उसमें कुछ हड्डियाँ पाई जाती है। और पीछे वाला भाग जो कोमल है उसमें हड्डियाँ नहीं पाई जाती। चलिए देख लेते हैं। कठोर तालुका में 3 हड्डियाँ पाई जाती है जो निम्न प्रकार है। पैलेटाइन, प्रीमैक्सिलरी और मैक्सिलरी। यहाँ डायग्राम से देख सकते, जैसे ये तालु वाला भाग ऊपर, दांतों के पीछे वाला भाग, दांतों के पीछे ऊपर वाला भाग, आगे वाला भाग तो कठोर है और पीछे वाला भाग कोमल है। तो कठोर इसलिए है क्योंकि इसमें पैलेटाइन, प्रीमैक्सिलरी और मैक्सिलरी 3 नाम संरचनाएं होती है, हड्डियाँ होती है। ठीक है, कोमल तालु में हड्डियाँ नहीं होती। इसका अंतिम सिरा सकरा होकर ग्रसनी में लटका होता है, किंतु जिसे तालु विच्छेद कहते हैं। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, तालु विच्छेद। तालु विच्छेद अंतः नासा छिद्र को बंद करता है। नेक्स्ट है जिह्वा। यह मांसल संरचना है। जिह्वा में कोई हड्डी नहीं पाई जाती। जीभ का अग्र सिरा स्वतंत्र होता है, लेकिन पश्च सिरा फ्रेबुलम लिगुई वलय द्वारा मुख गुहा के तल से जुड़ा रहता है। मतलब ये कहना एक और हड्डी का नाम हम यहाँ लिखना बाकी है। जिह्वा, जो जीभ है पीछे, मतलब एक हायोबोडन करके एक हड्डी होती है, उससे जुड़ी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कुत्ते जो हाँफते हैं, जब मुंह खोलते हैं तो उनकी जो जीभ है वह मुख से बाहर लटक जाती है, और इंसानों में ऐसा नहीं होता। इसका कारण यह है कि मनुष्यों में हायोबोडन नाम एक संरचना होती है जो हड्डी को पीछे से पकड़े रखती है, और कुत्तों और जानवरों में ये हड्डी नहीं होती। मतलब जिनमें जीभ बाहर आ जाती है उनमें यह हड्डी नहीं होती। इस कारण होता है ये। जीभ पर स्वादांकुर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये परिव्रत, शंकु रूपी, कवक रूपी। तो परिव्रत ये आकार में सबसे बड़े व त्रिज्या में सबसे कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए शंकु रूपी। आकार में सबसे छोटे व संख्या में सबसे अधिक होते हैं। ये जीभ का अग्रसिरा मीठा, अग्रसिरे के पीछे नमकीन व पश्च सिरा कड़वा व पार्श्व भाग खट्टे स्वाद को महसूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है दांत। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है।
ये याद रखना आपको। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। मनुष्य में दांतों की 3 विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी होती है 3 विशेष? एक तो गर्त दंती होती है, द्विबार दंती है और विषम दंती। गर्त दंती मतलब ये ऐसे सॉकेट के अंदर फिट होते हैं, ठीक है। गर्त दंती यानी प्रत्येक दांत जबड़े के सॉकेट में बंद होता है। द्विबार दंती यानी जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं, पहली बार दूध के दांत वाले और दूसरे ये जो पक्के दांत। और विषम दंती मतलब दांतों के आकृति अलग अलग होती है, ठीक है। अब आकृति के आधार पर हम देख लेते हैं कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं ये। कृदनक, रत्नक, अग्रचर्णक और चर्णक। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। तो कृदनक का कार्य कुतरना, चूहों में कृदनक वाले दांत पाए जाते। रत्नक चीरना फाड़ना। अग्रचर्णक का कार्य चबाना या पीसना हो जाए। और चर्णक का कपोल दांत होते हैं। और हम दंत सूत्र देख लेते हैं। स्वस्थ मनुष्य के दंत सूत्र है 21-23 हो जाएगा, ठीक है। इसमें इंसीजर कितने? 2, एक जबड़ी का ऊपर वाला जबड़ी की बात करें 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 2, ऐसे करके ये 8 हो गए। और 8 ही नीचे तो ये 16 और 16 × 2 32 हो जाएगा, ठीक है। ये दंत सूत्र है 21-23 21-23। बच्चों में 21-02, ठीक है। ये दंत सूत्र आपको याद कर लेना है। तीसरा मोलर दांत अक्कलदार कहलाता है। ये 25 साल की उम्र के आसपास आता है, ठीक है। दांत की उत्पत्ति डेंटिन प्रोटीन से होती है। ये एक प्रोटीन है डेंटिन नाम, उससे होती है। डेंटिन के ऊपर की ओर शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ इनेमल पाया जाता है, ठीक है। ये याद रख, शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ इनेमल पाया जाता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये इसका सूत्र देख सकते हैं CaCO3 और Ca2PO4 2। भ्रूणीय विकास में दांतों की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। दांतों की उत्पत्ति किससे होती है? मीजोडर्म से। और दांतों के ऊपर जो कठोरतम पदार्थ इनेमल है, इनेमल की उत्पत्ति किससे होती है? एक्टोडर्म से, ठीक है। तो दांतों की उत्पत्ति तो होती है एक्टोडर्म से, मतलब मीजोडर्म से, और इनेमल की उत्पत्ति होती है एक्टोडर्म से, ठीक है। संपूर्ण दांत की उत्पत्ति एक्टोमीजोडर्मल होती है, ठीक है। दांतों की उत्पत्ति मीजोडर्म से और इनेमल की एक्टोडर्म से। तो संपूर्ण दांत की उत्पत्ति किससे हो जाएगी? एक्टोमीजोडर्म, दोनों को शामिल कर दिया, ठीक है। अग्रसनी, यह छोटा कक्ष है जिसमें भोजन नली व श्वास नली अलग होती है। ये भोजन नली और श्वास नली कहाँ अलग होगी पूछेगा तो कहाँ बताएंगे? ग्रसनी। भोजन नली के द्वार को ग्रसिका द्वारा, श्वास नली के द्वार को घाटी द्वार कहते हैं। भोजन नली के द्वार को ग्रसिका द्वारा, श्वास नली के द्वार को घाटी द्वार कहते हैं। मतलब भोजन नली के द्वार को कहते हैं, ये क्या लिखा है, मतलब जो भी हो, ठीक है। इस पर ढक्कननुमा संरचना घाटी ढक्कन या ट्रैफिक पुलिस पाया जाता है। श्वास नली के द्वार को घाटी द्वार कहते हैं। श्वास नली के द्वार को तो घाटी द्वार कहेंगे, ठीक है। और घाटी ढक्कन को एपिग्लोटिस भी कहते हैं। ग्रसनी में 3 जोड़ी लसिका गांठें पाई जाती हैं, जो लिम्फोसाइट बनाती है, जो संक्रमण से सुरक्षा करती हैं। ग्रसनी में यूस्टेकी नलिका खुलती है, जो मध्य कर्ण से आती है। नेक्स्ट हो जाएगा ग्रसिका। यह संवहन नलिका की तरह कार्य करती हैं। यहाँ कोई पाचन क्रिया नहीं होती। ग्रसिका में कोई पाचन क्रिया नहीं होती। इसकी भित्ति में श्लेष्मा स्रावित करने वाली श्लेष्मा पाई जाती है, ठीक है। ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता। नेक्स्ट आमाशय, यहाँ से इंपॉर्टेंट है आमाशय। ये आमाशय का एक रफ डायग्राम है समझाने के लिए, ठीक है। ये जो ऊपर से आ रहा है गर्दन से, ये ग्रसिका, ये पूरा आमाशय, ठीक है। तो आमाशय के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3, कार्डियल, फंडिक और कार्डिक और फंडिक। ये आमाशय के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियल, फंडिक और पाइलोरिक, ठीक है। ये कार्डियल, फंडिक और पाइलोरिक, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। ये आमाशय को 3 भागों में बांटा है वो। ग्रसिका डायफ्राम के विभेदक बाई ओर स्थित आमाशय में खुलती है। मतलब आमाशय की आकृति के जे आकार की होती है, ठीक है। आमाशय के 3 भाग होते हैं। ग्रसिका व आमाशय की संधि स्थल पर जठरागम या कार्डियस, मतलब ये आमाशय और ग्रसिका के स्थान पर ये जो इसे क्या कहते हैं? जठरागम। जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, जठरागम पाया जाता है। इस द्वार पर जठरगम संकोची पेशी पाई जाती है। आमाशय व आंत्र की संधि स्थल पर जठरा निर्गम द्वार पाया जाता है, जहाँ जठरा निर्गम संकोची पेशी पाई जाती है। आमाशय की श्लेष्मिका अनियमित भार बनाती है।
जिसे रंगी कहते हैं। रंगी के कारण जठर ग्रंथि बनती है। अब हम यहाँ कुछ, जैसे हमने ये आमाशय देखा था, आमाशय के यहाँ कुछ सेल्स पाई जाती हैं, इसके बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, फंडिक जठर ग्रंथि में श्लेष्मा, श्लेष्मा क्या स्रावित करेगी? श्लेष्म का स्रावन। पेक्टिन, जाइमोजन और चीप कोशिका पेप्सिनोजन का स्रावन करती है। और पेराइटल किसका? HCl का, उसका एंटेरोक्रोमाइफिन, ये सीरोटोनिन का स्रावन करता है। सीरोटोनिन का कार्य क्या है? रक्त वाहिकाओं में संकुचन। और एक और पेराइटल, पेराइटल भी HCl का स्रावन करता है। ठीक है, रक्त वाहिका में संकुचन करता है। जठर ग्रंथि के स्रावन को संयुक्त रूप से जठर रस कहते हैं। इन सब को मिलाकर क्या जठर रस कहते हैं, मतलब आमाशय में बनता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आंत। ये आंत शरीर के सबसे लंबा भाग, 7 से 8 मीटर लंबा। एक छोटी आंत 6 मीटर और बड़ी आंत 1 से 1.5 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत में ग्रहणी, अग्रशूद्रा और शूद्रा, मतलब ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत भी 3 भागों में बटी, जेजुनम, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, और बड़ी आंत के बाद बड़ी आंत भी 3 भागों में बटी होती है, 3 भागों में आते हैं, सीकम, रेक्टम और कॉलम हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें वेली नामक संरचना होती है, जो ऐसे उभार रसांकुर उभारनुमा संरचना होती है। ठीक है, छोटी आंत का पार्ट है ड्यूडेनम। इसकी बात करें, ग्रहणी की दोनों भुजाओं के मध्य अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। ग्रहणी की समीपस्थ भुजा में सामान्यतः पित्त वाहिका व अग्नाशय वाहिका खुलती है, जहाँ पर आडाई की अवरोधी पेशी पाई जाती है। ग्रहणी में अर्धश्लेष्मा के में ब्रूनर्स ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो श्लेष्मा स्रावित करते हैं। ग्रहणी की श्लेष्मा व अर्धश्लेष्मिका वलित होकर क्रैकरिंग वलय बनाती हैं, जिस पर रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर व सूक्ष्मांकुर के कारण आंत्र की अवशोषण सतह कई गुना बढ़ जाती है। देखो हम यहाँ डायग्राम में देख लेते हैं इसको। ये ठीक है, ये संरचना, ये क्रेनिकल वलय, इसमें उभार पाए जाते हैं। उभार पे ये रसांकुर, वेली नामक संरचना, रसांकुर के ऊपर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जो ये लाइन के समान दिख रहे हैं आप। इसके कारण का इसका स्तर बढ़ जाता है, अवशोषण सतह बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। ये ड्यूडेनम व जेजुनम, अग्रशूद्रांत, इसकी भित्ति की मोटाई अधिक होती है। यह कम लंबाई व कम कुंडलित वाला भाग है। शूद्रांत, इसकी भित्ति की मोटाई कम होती है। यह अधिक कुंडलित व अधिक लंबाई वाला भाग होता है। छोटी आंत की श्लेष्मा व अपश्लेष्मा वलित होकर क्रैकरिंग वलय बनाती है। वलय में रसांकुर पाए जाते हैं, वेली सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। आंत्र में लीवर कुहन दरारें पाई जाती हैं। इसमें 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। ये देखो, ये लीवर कुहन दरारें कौन सी है, जिसे हम देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो बीच में जो ये दरारें हैं, ये जो बीच में ये स्पेस है खाली, उसे कहते हैं लीवर कूला दरारें। कौन कौन से सेल्स होते हैं इसमें? कलश, गॉबलेट सेल, ये श्लेष्मा का स्रावन करती है। पेनेट सेल लाइसोजाइम एंजाइम का स्रावन करती है। आत्रीय सेल एंटोरोसाइट्स, ये आत्रीय रस का निर्माण करती है। शूद्रांत में पेयर पिंड नामक लसिका गांठें पाई जाती हैं, जो लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती हैं। इलियम व कॉलम, छोटी आंत व बड़ी आंत के संधि स्थल पर इलियोसिकल्स वाल्व पाया जाता है। ठीक है, जो इस लाइन को हम पीछे देख लें, इलियम व कॉलम में खुलती हैं। संधि स्थल पर त्रिकास कपाट पाए जाते हैं। सीकम, मनुष्य में अवशेषीय अंग है। यहाँ सहजीवी विषाणु इस्टीरिया कोलाई पाया जाता है। सीकम में प्रबंध नुमा संरचना क्रमिरूपी परिशेषिका लगी रहती है। कॉलम, वृहदान्त कॉलम, बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग है। ये क्वेश्चन अभी पशु परिचय में पूछा गया था। बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो कॉलम हो जाएगा। इसमें श्लेष्मा स्रावन करने वाली सेल्स पाई जाती हैं। कॉलम की पार्श्व भित्ति में छोटी छोटी
पालीनुमा होना चाहिए था। पालीनुमा संरचनाएं पाई जाती है जिसे होस्ट्रा कहते हैं। होस्ट्रा के कारण क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है मलाशय। बड़ी आंत का अंतिम भाग है। यहाँ मल एकत्रित होता है और इसे गुदा छिद्र द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। बड़ी आंत में लीवर कुलह दरारें नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है पाचन ग्रंथियाँ। इसको हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।